हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे होंगे और अपनी जानकारियों को बढ़ा रहे होंगे। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि लगातार हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज हम लोग क्लास 9 के लिए खाद्य संसाधन और पशु, क्लास 9 के लिए खाद्य संसाधन और पशु चैप्टर से कृत्रिम वीर्य सेचन के बारे में पढ़ेंगे। कृत्रिम वीर्य सेचन के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला मानव संसाधन, खाद्य संसाधन और पशु चैप्टर में हम लोगों को देखना क्या है, प्रजनन के बारे में जानना है विस्तार से। तो प्रजनन के बारे में जानते हैं। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने नए संतति को उत्पन्न करते हैं और पृथ्वी पर अपनी जनसंख्या को बनाए रखते हैं, जिनसे कि उनकी जाति मिटे नहीं, पृथ्वी पर बनी रहे। तो किसी भी जीव के प्रजनन के लिए आवश्यक है कि उनके जो प्रजनन अंग है वो परिपक्व हो जाए, है ना। तो प्रजनन के लिए आवश्यक है कि अंगों के परिपक्व होने के बाद ही वो क्या कर सकते हैं, गर्भधारण को कर सकते हैं, है ना। तो प्रजनन जो है वो दो प्रकार का है। पहले तो प्राकृतिक रूप से चलता आ रहा है जिसमें नर और मादा आपस में मिलते हैं और नए संतति का विकास होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कृत्रिम प्रजनन के बारे में। कृत्रिम प्रजनन मनुष्य के द्वारा संपन्न कराया जाता है, खास तौर से पशुओं के लिए, और इसके द्वारा मानव पशु की नस्लों का विकास करते हैं, उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, है ना। तो इसमें कृत्रिम प्रजनन में उन्नत नस्लों के वीर्य को संचय किया जाता है और फिर कृत्रिम तरीके से वीर्य को संचित करके कृत्रिम तरीके से क्या कराया जाता है, गर्भाधान कराया जाता है ना, जिससे कि नए शिशु का विकास होता है। और उन्नत नस्ल के वीर्य को अगर हम संचित करते हैं तो जो शिशु उत्पन्न होते हैं उनकी उत्पादन क्षमता भी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर हम दो बेहतर जातियों को आपस में मिला रहे हैं। तो दोनों जातियों के गुण नए जीवों में आना संभव है और इस वजह से या फिर उन गुणों के मिलने के बाद एक नए गुण का निर्माण भी संभव है। इस वजह से नए जातियों का विकास होता है। तो हमारा टॉपिक जो है वह कृत्रिम वीर्य सेचन है। तो कृत्रिम वीर्य सेचन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी कृत्रिम विधि है जिसको मानव के द्वारा संपन्न कराया जाता है, जिसमें वीर्य को मादा के योनि में प्रविष्ट कराया जाता है। कृत्रिम तरीके से उनको प्रविष्ट कराना है। तो इस प्रक्रिया के लिए आप लोग समझ रहे होंगे कि कृत्रिम तरीके से अगर हम लोग स्पर्म को, है ना, शुक्राणु को मादा के योनि में प्रविष्ट कराते हैं तो सबसे पहला कदम जो होना चाहिए वह होना चाहिए वीर्य का संचयन, शुक्राणु का संचयन, सीमेन का संचयन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए उन्नत नस्ल वाले नर को, है ना, जिनकी गुण अच्छे हैं, उस तरह के स्वस्थ हैं नर, है ना, उन नरों का चुनाव करते हैं और फिर उन नरों को जो कि युवा है ना, स्वस्थ है और युवा है, कृत्रिम तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम तरीके से उन्हें उत्तेजित कराते हैं और फिर इसके लिए कृत्रिम तरीके से उत्तेजित कराने के लिए हम लोग यांत्रिक या वैद्युत विधि का प्रयोग करते हैं, है ना। तांत्रिक और वैद्युत विधि का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, उनको उत्तेजित कराते हैं और प्राप्त वीर्य का, शुक्राणु का संचयन करते हैं। ठीक है। हमारे देश में भी आज शुक्राणु बैंक है, स्पर्म बैंक है, जहां पर विभिन्न नस्लों के जीवों का शुक्राणु को संचयित किया जाता है। तो ये आपने देखा पहला स्टेप जो है कृत्रिम वीर्य सेचन का, वीर्य का संचयन। दूसरा स्टेप है वीर्य का परिरक्षण। आपने संचय कर लिया, आपने नर से शुक्राणु को, वीर्य को प्राप्त कर लिया। अब जरूरत है उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने का, है ना, जिसमें कि शुक्राणु मरे नहीं, उनके लिए उचित भोजन की व्यवस्था हो और कोई भी पार्ट उनका डैमेज नहीं हो। तो संचित वीर्य को हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक ठंडा तापक्रम पर रखते हैं, जहां पर तापक्रम का मान कितना होना चाहिए, तो -176 डिग्री सेंटीग्रेड, तापक्रम -176 डिग्री सेंटीग्रेड। और इन्हें हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। कहा रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं या फिर रासायनिक विधि के द्वारा परिरक्षित कर देते हैं। उस प्राप्त वीर्य को हम लोग क्या करते हैं, पतला कर देते हैं और छोटी छोटी शीशियों में बंद करके उसे संरक्षित करने का काम करते हैं। तो ये हुआ आपका वीर्य का परिरक्षण। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं निषेचन के लिए वीर्य को प्रविष्ट कराना। परिरक्षित है, अब आप जिस जगह पर इस वीर्य को भेजना चाहते हैं
वहां के नस्लों का विकास कराना चाहते हैं तो वहां पर इसको भेज सकते हैं। अब वहां पर क्या है कि इसको योनि के अंदर प्रविष्ट कराना है ना। तो परिरक्षित वीर्य का चयन किए गए मादा के योनि में, है ना, सुई के द्वारा हम लोग इंजेक्ट करते हैं, है ना। लंबी पतली सी सुई होती है और उसको योनि के अंदर डाल दिया जाता है और वीर्य को पहुंचा दिया जाता है, ठीक है, इच्छित गायों में। तो इससे क्या होगा कि वहां जाने के बाद मादा के गर्भाशय में मौजूद अंडाणु के साथ वो मिल जाते हैं, है ना। तो 2 युग्मक मिलते हैं, नर और मादा युग्मक, दोनों युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो ये अंडे का निषेचन हो जाता है और फिर शिशु का विकास होगा। हमें गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए हमेशा स्वस्थ और उन्नत नर का ही चुनाव करना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके लाभ क्या है। तो इसके लाभ में हम लोग देख सकते हैं कि अधिक उत्पादन वाले उच्च नस्लों के पशुओं का विकास। क्या क्या लाभ हो सकता है, कृत्रिम वीर्य सेचन के क्या लाभ है। तो इसके लाभ जो है वह है कि उच्च नस्लों के पशुओं का विकास होता है। इसके द्वारा क्या होता है, तो उच्च नस्ल के पशुओं का विकास होता है ना, जिससे कि उनकी उत्पादन क्षमता काफी बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा है, यह जो विधि है हमारा कृत्रिम वीर्य सेचन, है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसे कहा जाता है। तो यह विधि जो है वह सस्ती है ना। एक सांड, एक बुल के वीर्य से लगभग 3000 काऊ को फर्टिलाइज किया जा सकता है, निषेचित किया जा सकता है ना। तो यह काफी सस्ती विधि है और सुगमता पूर्वक किया जा सकता है। परिरक्षित वीर्य को हम लोग कहीं भी, है ना, आपने संरक्षण किया लखनऊ में, आप उसे नागालैंड तक भेज सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश तक भेज सकते हैं, आसानी से पोर्टेबल है ना, लेके जा सकते हैं। यह विधि जो है ज्यादा स्वास्थ्यकर और भरोसेमंद है, ठीक है। दूसरा है, उन्नत नस्ल के वीर्य सालों भर हर जगह उपलब्ध हो सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की समस्या का सामना करना नहीं पड़ता है हमें। दूसरा है, इस विधि में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो अपने देश के वीर्य को हम लोगों ने संग्रह किया ही किया, और हम लोग क्या कर सकते हैं, विदेशों से, है ना, उन्नत नस्ल के वीर्य को मंगा भी सकते हैं, आयात भी कर सकते हैं और अपने देसी नस्लों का विकास भी कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। दूसरी चीज को आप देखें कि गर्भधारण के 10वें महीने में गाय बच्चे को जन्म देती है। कितना महीना लगता है, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका है कि लगभग 10वें महीने वह बच्चे को जन्म देती है। जनने के बाद का जो समय होता है वह दुग्ध स्राव काल कहलाता है, जो लगभग 4 से 6 महीने का होता है। दुग्ध स्राव काल गायों का कितना होगा, तो 4 से 6 महीने उनका दुग्ध स्राव काल होता है। और इस अवस्था को, गाय की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, धेनु कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहेंगे, धेनु कहेंगे। इसके बाद जो होती है गायों की दुग्ध की मात्रा कम होने लगती है। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, है ना, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ेगा, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे और अपने जानकारी को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं साधारण सी भाषा में। इसके बाद दूध की मात्रा क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। यह अवस्था क्या कहलाती है, बकेनु कहलाती है ना। धीरे धीरे 4 से 6 महीने के बाद की अवस्था जो है वो क्या कहलाएगी, बकेनु कहलाएगी। और इस अवधि में ही हमारे पशु जो है वह प्रजनन के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात है कि धीरे धीरे पशु जो है वह दूध देना, गाय भैंस, है ना, जो भी है, भेड़ बकरी, तो वह जो है दूध देना बंद कर देगी। तो जब दूध देना बंद कर देती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, बीसुकी कहा जाता है। उस अवस्था को क्या कहेंगे, बीसुकी कहेंगे, ठीक है। तो यह समझता हूं कि कृत्रिम वीर्य सेचन का टॉपिक आपके सामने क्लियर हो चुका है ना। हम लोगों ने देखा कि यह है क्या, प्रजनन को भी लेके चला गया, कृत्रिम वीर्य सेचन को देखें और इसके चरण कितने हैं, इनके लाभ क्या है, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इससे संबंधित है उसकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है। धन्यवाद।